आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ेंगे संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय के बारे में देखते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। चलिए, संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख भारतीय संविधान व विभिन्न अनुच्छेदों के तहत किया गया है और संवैधानिक निकायों को सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। संवैधानिक निकायों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए देखते हैं संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं। देखिए, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग और अनुच्छेद 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 138 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे एक क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। अनुच्छेद 323 का केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुच्छेद 324 क्या है, निर्वाचन आयोग। अब देखिए वित्त आयोग देखते हैं, जो कि 280 में प्रावधान है जिसका। देखिए क्या है, वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 12 के अध्याय 1 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग के गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर आवश्यकता अनुसार पहले भी किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो 5, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। संसद के किस अनुच्छेद के अधीन विधि बनाकर आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की अर्हताएं विहित कर सकती है, तो 280 के 2 के हिसाब से। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के कर्तव्य की बात कही गई है, तो ये अनुच्छेद 280(3) के तहत की गई है। फिर वित्त आयोग के अनुच्छेद 280(3) के तहत किससे सिफारिश करता है, तो ये राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। अब देखिए वित्त आयोग से संबंधित अन्य जानकारी क्या है। वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति से की गई सिफारिश के मुख्य विषय कौन कौन से हैं। संघ व राज्य के बीच करों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के बारे में। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायत और नगरपालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में। और कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। संसद द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित करने हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया, तो वित्त आयोग प्राकीर्णन उल्लंघन अधिनियम 1951। वित्त आयोग का अध्यक्ष किन मामलों का जानकार होना चाहिए, तो लोक मामलों का जानकार होना चाहिए। वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता हो, या वित्तीय मामलों व प्रशासन का व्यापक अनुभव हो, या अर्थशास्त्र का विषय का ज्ञान हो, या ऐसे व्यक्ति जो भारत के लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 281 281। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। वित्त आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष। भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ये 1951 में किया गया था। भारत के प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया, 1951 में किया गया। प्रथम वित्त आयोग के क्रियान्वयन वर्ष था 1952 से 1957। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी थे। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोगों का गठन हो चुका है, तो 15। 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो 27 नवंबर 2017 को।
15वें वित्त आयोग का क्रियान्वयन वर्ष क्या है? ये है 2021 से 2026 तक। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्री एन.के. सिंह को। 15वें वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लिहाड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र। 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति आयोग के सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद मेहता को किया गया है। किस वित्त आयोग का कार्यकाल सबसे कम अवधि का था? तो ये चौथे वित्त आयोग का 66 से 69 तक था, 1966 से 1969 तक। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर पीवी राजमन्नार को। 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए किस वर्ष की जनगणना का प्रयोग किया है? तो 2011 की जनगणना का। प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य है केंद्रीय अनुदान और संघ राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग का क्या कार्य है? तो वित्त आयोग प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच में बांटना, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के अनुदान पर विचार। भारत में संघीय वित्त आयोग किससे संबंध रखता है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्त से। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन सी मुख्य एजेंसी है? तो सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 131 के तहत राज्य के वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? पंचायतों तथा नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। आगे देखते हैं। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 243 झ के तहत। राज्य वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए उपाय सुझाएगा? तो अनुच्छेद 280(3) के बीबी द्वारा। देखिए, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। पेश की गई सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है, जिससे प्रत्येक सिफारिश के संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी मिल सके। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी किस्म की होती हैं। रिपोर्ट को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। अब देखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनका कार्यकाल, गठन वर्ष क्या है, देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए, प्रथम वित्त आयोग ये गठन कब किया गया? 1951 में किया गया। कैसे नियोगी थे? 1952 से 57। तृतीय 56 के संथानम थे। 1957 से 62। तृतीय 1960 के चंद्रा। 62 से 66। चतुर्थ 1964 डॉक्टर पीवी राजमन्ना, ये 1966 से 69। पांचवा वित्त आयोग 1968 महावीर त्यागी। 1969 से 1974। छठा 1972 पी ब्रह्मानंद रेड्डी। 1974 से 1969। सातवां 1977 जे.एम. सेलात, ये 1989 से 84। आठवां 1982 वाई.वी. चौहान। 1984 से 1989। और नवा वित्त आयोग 1987 से एन.के.पी. साल्वे, ये 1989 से 1995। आगे देखते हैं। फिर 10वां वित्त आयोग क्या है? 10वां वित्त आयोग 1992, ये केथी पंत, ये 1995 2000। और ये 11वां वित्त आयोग 1998 से प्रोफेसर ए.एम. खुसरो, ये 2000 से 2005। 12वां वित्त आयोग 2002 और ये डॉक्टर सी रंगराजन 2005 से 2010। 13वां वित्त आयोग डॉक्टर विजय कालिलकर 2010 से 2015। 14वां वित्त आयोग ये 2013 से वाई.वी. रेड्डी, ये 2005 से 2020। और ये आपका 15वां है 2017 से एन.के. सिंह है। 2020, 21 और 21 से 26 रहेगा नेक्स्ट। अब देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के किस गवर्नर को 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर सी रंगराजन को 1992 से 97। वित्त आयोग
के कौन थे अध्यक्ष जो पूर्व में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? तो डॉक्टर सी रंगराजन। 1997 से 2003। 14वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ? 2 जनवरी 2013 को। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल था 2015 से 2020। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनने से पूर्व श्री एन.के. सिंह किस पद पर कार्य कर चुके थे? योजना आयोग के सदस्य 2001 से 2006 के रूप में, राज्यसभा के सदस्य 2008 से 2014। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी का भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में क्रम क्या था? 21वां था। ये 2003 से 2008 तक। राज्य में वित्त आयोग के गठन हेतु अधिनियम 1992 किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में देखते हैं, क्या है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 16 में। भारत मूल संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किस प्रकार के विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध किया गया है? अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भारतीय संविधान में किस प्रकार के अनुच्छेद के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 338 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो ये है 338 के 2 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन होगा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों को मिलाकर। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के एक दूसरे से अलग कर दिया गया था? तो ये था 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कब से प्रभावित हुआ था? तो ये 2004 से प्रभावित हुआ। प्रथम अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1992 को हुआ था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को क्रमशः किस प्रकार के मंत्री का दर्जा प्राप्त है? केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री का। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः पद धारण करने की अवधि से 3 वर्ष तक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है? तो अधिकतम दो कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। हम देखते हैं के कार्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य: संविधान को सरकार के किसी आदेश के अधीन अनुसूचित जातियों की सुरक्षा एवं विकास से संबंधित विषयों का अन्वेषण करना और निगरानी रखना, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों से वंचित करने के संदर्भ में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना, सुरक्षा और विकास कार्यों के बारे में रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को देना, सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास हेतु उपायों के बारे में सिफारिश करना, ऐसे अन्य कार्यों अनुसूचित जाति के कल्याण के संदर्भ में निर्वहन करना जो राष्ट्रपति निर्देशित करें। के अनुच्छेद 341 के तहत राज्य विशेष के संदर्भ में किसी जाति के अनुसूचित जाति घोषित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति को। किस अनुसूचित जाति के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभाओं में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 332 के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना देख लेते हैं, क्या है संरचना। अध्यक्ष श्री विजय संपाला, उपाध्यक्ष अरुण हलधर, सदस्य अंजू बाला और सुभाष रामनाथ पराधी। 65वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद ये 338 में किया गया था। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के संबंध में क्या है? अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग का गठन से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। आयोग को अपने कार्यों के अतिरिक्त अन्य शक्तियां क्या क्या मिली हैं? आयोग की दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं जो निम्नलिखित हैं। किस विषय की जांच पड़ताल में
के समय आयोग किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकता है। आयोग किसी भी न्यायालय या कार्यालय के किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग कर सकता है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करना, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य मामला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो ये किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष। आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है? तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को राज्य के राज्यपालों के पास किसके द्वारा प्रेषित किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष किसके द्वारा रखवाया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्यों से मुक्त कर दिया गया है? तो 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा। अनुसूचित जाति आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षण के संबंध में जांच करके रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? राष्ट्रपति के समक्ष। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया था? श्री रामधन को 1992 में। दूसरे अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? तो 5 अक्टूबर 1995 को किया गया था। 1995 में दूसरे आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एच हनुमंत थापा को बनाया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की प्रथम महिला सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? श्रीमती सुरेखा लामबतुरे को। संविधान के अनुसूचित जातियों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 341 के अंतर्गत किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को परामर्श के बाद उस राज्य के किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है? तो अनुच्छेद 341(1) में। 2017 के संसदीय अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति की सूची में कुल जातियों की संख्या कितनी है? तो 1261 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति है? तो 16.6%। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में है। महत्वपूर्णता से देख लेते हैं। मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों हेतु विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान। 1978 में संकल्प के पत्र के माध्यम से बहुसदस्यीय आयोग गठित गैर विधायी। और देखिए आगे 1987 में सरकार द्वारा आयुक्त के कार्यों में संशोधन व आयोग के नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग किया गया। और 1990 में 65वां संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग का गठन 12 मार्च 1992 से प्रभावी। अब देखिए 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का 2 आयोग गठित किए गए। जाति आयोग के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के किस नए अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो 338 का जोड़ा गया था। संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत गठित हुआ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग व्यवहारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? तो 2004 में आया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कितने सदस्य होता है? तो 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जनजाति आयोग के क्या कार्य हैं? अनुसूचित जनजातियों को संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और निगरानी करना और उनके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना, जनजातियों के अधिकारों, रक्षा उपायों से वंचित करने के मामलों की जांच पड़ताल और सुनवाई करना, अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लें और उन पर सलाह दें तथा केंद्र व राज्य के अधीन उनके
विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, जनजातियों के संबंध में उठाए गए कदमों एवं किए जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष प्रतिवेदन देना, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इनके संरक्षण के संबंध में उठाए गए कदमों की समीक्षा खारिज करना, राष्ट्रपति के आदेशानुसार इनके सामाजिक आर्थिक विकास हितों के संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गए कार्यों को संपन्न करना। 2005 में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और विकास, कल्याण और उन्नति के लिए आयोग को सौंपे गए अतिरिक्त कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं, चलिए देखते हैं। ये लघु क्या है, देखते हैं। क्या है लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार, विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजाति समूहों के लिए सहायता व पुनर्वास, खनिज और जल संसाधन आदि पर अधिकार सुरक्षित रखने संबंधी उपाय करना। जनजाति आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके समक्ष रखवाता है, तो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। शक्तियां क्या हैं? आयोग की शक्तियां सिविल न्यायालय के समान ही हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को समन जारी करना, किसी दस्तावेज को प्रकट पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों के साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसके प्रति को प्राप्त करना, गवाहों एवं दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करना। अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा आदेशित करे। राज्य से संबंधित जनजाति आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसे प्रेषित करता है, तो राज्य के राज्यपालों को। जनजाति आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो राज्य के विधान मंडल के समक्ष। किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 330 में राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 332 में किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? 1989 में स्वीकृति मिली थी। संविधान के में अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रावधान मिलता है कब? अनुच्छेद ये किस में मिलता है? अनुच्छेद 342 के अंतर्गत। अब देखिए भाग 16 के अतिरिक्त अन्य भाग में अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए प्रावधान कहाँ किए गए हैं? देखिए अनुच्छेद 15(4)(5) के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के 4 का और 4 खा के में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति और बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19(5) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने और आबाद रूप से विचरण करने का अधिकार अनुसूचित जनजाति व साधारण जनता के हित संरक्षण के लिए उपयुक्त निर्बंधन लगाकर सीमित कर सकता है। देखिए पांचवी क्या है? अनुसूची 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कुंवर सिंह थे, 2004 में। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग का गठन गैर विधायी किस वर्ष किया गया था? तो 1978 में किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना में कौन शामिल है? तो यह अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान, सदस्य अनंता नायक। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना कौन कौन शामिल है? तो एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 12 अन्य सदस्य, कुल 15 सदस्य। वर्तमान में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राम बाबू हरित को। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? श्री मिथिलेश कुमार और श्री राम नरेश पासवान। देखिए ये बदलते रहते हैं, तो इनको जब आप पेपर देने जाएं तो इससे पहले इनको जरूर वर्तमान स्थिति
में जो तत्कालीन करंट अफेयर होगा उसको देखकर ही ये आयोग के सदस्य वही इनको सेलेक्ट करें, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। ये आपके करंट डाटा के हिसाब से नहीं रहता, ये इसमें दिया गया है तो ये इस स्थिति का है, लेकिन जो करंट अफेयर होगा उससे इनको आप करेंगे। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? 1 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले से है। राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के संबंध में प्रावधान मिलता है? तो अनुच्छेद 342 का के अंतर्गत। राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के निर्धारण के लिए किससे परामर्श करता है? तो राज्य के राज्यपाल से। किस आदेश के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठ से तटस्थ है? संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत। भारत में जनजातियों की संख्या के मामले में कौन राज्य प्रथम स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किस तिथि को प्रवृत्त हुआ? तो 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? 23। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्य को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 किस धारा के में अधिनियम के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अधिनियम की धारा 23 के फर्स्ट में। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन धारा 3 के 2 और 7 से आशय है किसी लोक सेवक के हाथों उत्पीड़न से। धारा 3 के 2 और 7 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम कितने वर्ष के दंड का प्रावधान है? तो 1 वर्ष के दंड का प्रावधान है। और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की प्रमुख धाराएं क्या क्या हैं? धारा नंबर 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 2 में परिभाषाएं हैं। 2 गा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में है। धारा 2 घा के अंतर्गत विशेष न्यायालय से धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय अभिप्रेत है। धारा 3 के फर्स्ट में अखाद्य और या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना। और धारा 3 के फर्स्ट के सेकंड में क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना। धारा 3(1) के 3 में अनादर सूचक कार्य करना। धारा 3 के 4 में सदोष भूमि अधिभोग में लाना या उस पर कृषि करना आदि। धारा 3 का के ये 6वें में है बेगार या बलात्श्रम या बंधुआ मजदूरी। धारा 3 के फर्स्ट के 7 में है मत के अधिकार के संबंध में। धारा 3 के 1 के ये 11वें भाग में क्या है? किसी महिला की लज्जा भंग करना। धारा 3 के 1 के में 12 में क्या है? महिला का लैंगिक शोषण। धारा 3(1) के में क्या है? इसमें 13 में पानी गंदा करना। धारा 3(1) के ये 15वें में क्या है? किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना। धारा 3 के 2 और फर्स्ट और सेकंड क्या है? मिथ्या साक्ष्य देना। धारा 3 के 2 में के ये 7वां क्या है? किसी लोक सेवक के हाथ उत्पीड़न। धारा 6 भारतीय दंड संहिता 1860 की कुछ धाराओं को लागू किए जाने का प्रावधान। धारा 10 क्या है? ऐसे व्यक्ति को हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। धारा 15 क्या कहती है? विशेष लोक अभियोजक की व्यवस्था। धारा 16 राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अध्यारोपित करने की शक्ति। धारा 18 अग्रिम जमानत प्रतिबंधित। धारा 23 नियम बनाने की शक्ति। अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो धारा 14 में किया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों के विचरण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से।
किसके उपबंध में अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी न्यायालय दंडादेश का आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है तो तथ्य और विधि के संबंध में। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किस सिद्धांत पर आधारित है तो विभेद के संरक्षण सिद्धांत पर। विभेद के संरक्षण सिद्धांत की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है तो अनुच्छेद 15 में की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय क्या उपधारित कर सकता है तो दुष्प्रेरणा, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। किस रैंक अधिकारी को अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध के अन्वेषण करने के लिए नियुक्त किया जाएगा तो उप अधीक्षक रैंक अधिकारी को। जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन का उपबंध अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1995 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है तो धारा 17 के अंतर्गत। वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध अनुसूचित जाति व जनजाति नियम 1995 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है तो धारा 18 के अंतर्गत किया गया है। सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया तो 1996 के अंतर्गत किया गया। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ये अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 क्या है, राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 334 क्या है, स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का निश्चित अवधि का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 335 क्या है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। आगे क्या है, अनुच्छेद 338 क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 का क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 339 क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ नियंत्रण। अनुच्छेद 341 का फर्स्ट क्या है, अनुसूचित जातियां। अनुच्छेद 342 फर्स्ट क्या है, अनुसूचित जनजातियां। अब इसके नेक्स्ट हमारा आएगा पिछड़ा आयोग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।